आप देख और सुन रहे हैं अनवर शाहिद यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान स्टील क्या दोबारा चल पड़ेगा? कौमी इदारा क्यों तबाह हुआ? वकील का काम मुनसिफाना फैसले तक पहुंचने में अदालत की मदद करना होता है, और जिस अदालत को इस मामले में फखरुद्दीन इब्राहिम जैसे नामवर और दयानतदार कानूनदान का ताउन हासिल हो जाए, उसे और क्या चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जस्टिस इफ्तिखार का अपनी बात पर अड़े रहना एक खास ज़हनी कैफियत की अक्कासी करता है, जिसे अमेरिका के बहुत बड़े फ़लसफ़ी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एमरेटस हैरी जी फ्रैंकफर्ट ने अपनी किताब बुलशिट में बयान किया है, जो 2005 में अमेरिका में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब थी। वो लिखते हैं कि बाज़ लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं होता कि वो सच बोल रहे हैं या नहीं, उन्हें सिर्फ अपनी बात आगे बढ़ाने में दिलचस्पी होती है। चुनाचे उन्हें जो कुछ कहना हो कहे चले जाते हैं, और अमूमन वो झूठ को मुकम्मल तौर पर सच समझकर बोल रहे होते हैं, जिसे प्रोफेसर फ्रैंकफर्ट बुलशिट कहते हैं। जस्टिस इफ्तिखार की झूठ को सच साबित करने की कोशिशों से स्टील मिल और इसके अहलकारों का जो बेजा नुकसान हुआ सो हुआ। फर्जी करप्शन का खोज न लगा पाने पर खुद FIA की भी शामत आ गई, जिसके सरबराह यके बाद दीगरे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 मरतबा तब्दील किए गए। तब भी मतलूबा मकसद हासिल ना हुआ तो FIA को ही नाअहल करार देकर मुकदमा नैब के हवाले कर दिया गया। नैब भी लेकिन क्या करती? जस्टिस इफ्तिखार के तसव्वुरात को हकीकत का रूप कैसे देती? चुनाचे वो भी हीले बहाने से मामले को टालती रही, हत्ता कि जस्टिस इफ्तिखार के रिटायर हो जाने पर उसने भी सुख का सांस लिया। जस्टिस इफ्तिखार के बाद आने वाले अदलिया के सरबराह क्योंकि उनके जैसी जहनी कैफियत में मुब्तला नहीं थे, इसलिए मामलात तेजी से सुधरना शुरू हो गए। लेकिन बहरहाल मुकदमात तो मुकदमात होते हैं, आसानी से ख़त्म नहीं होते। चुनाचे उनमें नामजद अफराद को बाइज्जत तौर पर बरी होने में कई साल लगे। जस्टिस इफ्तिखार के नाक़िस फैसलों से पाकिस्तान स्टील को माली तौर पर अरबों रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन उनकी बेजा इल्ज़ाम तराशी से पाकिस्तान स्टील की नेकनामी और इज्जत व वक़ार को जो ठेस पहुंची, उसके हर्जाने की रकम इससे भी कहीं ज़्यादा बनती है। कौमी इदारे के बारे में चीफ जस्टिस का ये मन घड़त बयान कि वहाँ 26 अरब रुपए की करप्शन हुई है, और इस बारे में FIA और नैब के हवाले से कई बरस तक खबरों की मुसलसल अशात के नतीजे में अवाम और ख्वास के जहनों में अगर ये गलत तासुर बैठ गया कि पाकिस्तान स्टील करप्शन की वजह से तबाह हुआ है, तो इसमें हैरत की कोई बात नहीं। जस्टिस इफ्तिखार के जहन में पाकिस्तान स्टील में अरबों रुपए की करप्शन का हेवला और मीडिया में इसका मुसलसल प्रोपेगंडा पानी से चलने वाली उस गाड़ी जैसा था, जिसके शहर में एक मौके पर नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी कौम मुब्तला हो गई थी। पानी से चलने वाली गाड़ी की कहानी तो एक आम सा आदमी लेकर चला था, इसलिए उसका भांडा जल्दी फूट गया। लेकिन पाकिस्तान स्टील की बदकिस्मती ये थी कि इसमें अरबों रुपए की करप्शन की मन घड़त दास्तान
خود ملک کے منصف اعظم کی زبانی کئی برس تک میڈیا کی زینت بنتی رہی۔ اس طرح یہ زہر جس کا کوئی تریاق نہیں تھا، ہر خاص و عام کے ذہنوں میں اس قدر بھر دیا گیا کہ اکثر لوگ اب بھی اسے سچ سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ پاکستان اسٹیل میں کرپشن کا کوئی وجود نہیں تھا، بالکل تھا۔ بدعنوان عناصر وہاں بھی موجود تھے، لیکن ملک کے دیگر سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کے مقابلے میں پاکستان اسٹیل کرپشن کی دوڑ میں اس لحاظ سے بہت پیچھے تھا کہ دیگر اداروں کی طرح اس میں نہ تو رشوت کے ریٹ مقرر تھے اور نہ ہی مراتب کے لحاظ سے حصوں کا تعین ہوا تھا۔ پاکستان اسٹیل میں لین دین کا کوئی سسٹم موجود نہ ہونے کے باعث سب سے زیادہ پریشانی کرپشن کے ساتھ لازم و ملزوم سمجھی جانے والی مخلوق کو ہوئی جو کانٹریکٹرز کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ان کے لیے یہ صورتحال اس لحاظ سے پریشان کن تھی کہ جن سرکاری اور نیم سرکاری اداروں میں رشوت کے ریٹ فکس تھے، وہاں ٹینڈر بھرتے وقت وہ ریٹ کے حساب سے گنجائش رکھ لیتے تھے کہ کس کو کتنا دینا ہے، جبکہ پاکستان اسٹیل کے معاملے میں ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ گنجائش رکھی جائے یا نہ رکھی جائے، اور اگر رکھی جائے تو کس کے لیے کتنی رکھی جائے۔ چنانچہ یہ مسئلہ انہیں اپنے طور پر فردن ٹٹول کر حل کرنا پڑتا تھا۔ اگلی قسط میں جانیے پاکستان اسٹیل کی قائم مقام سربراہی کا راستہ روکنے کے لیے جوڑ توڑ کا ناقابل یقین سنسنی خیز قصہ۔